मेन जो टॉपिक है वो है कुशिंग सिंड्रोम। किसी ने एंडोक्राइन पढ़ा है जी? कुशिंग सिंड्रोम। ऑलरेडी हमारे जो पार्टिसिपेंट है किसी ने एंडोक्राइन अगर पढ़ा है तो मैं ये पूछना चाहूंगा कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज में क्या फर्क है? किसी ने पढ़ा है जी एंडोक्राइन सिस्टम? अच्छा जी, आज हम ये टॉपिक जब कवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुशिंग सिंड्रोम क्या है और कुशिंग डिजीज क्या है। अच्छा जी, इसकी जो कुशिंग सिंड्रोम बेसिकली होता है क्या है कि मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमारे हमारे बॉडी में किडनी जो होते हैं ना, किडनी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पड़ा होता है। वो कौन सा ग्लैंड होता है जी? कौन सा होता है जी एड्रिनल ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रिनल गुड जी, गुड डॉक्टर साहब। अच्छा जी, एड्रीनल ग्लैंड होता है, ये एड्रीनल ग्लैंड की हमने शेप पढ़ी थी, ऐसा ही है जी। उस शेप का हमने एक निमोनिक पढ़ा था, उसमें ना जोन्स होती हैं, जोन्स होती हैं, और जोन एंड पे जो होता है ना वो एड्रीनल मेडुला होता है। ठीक है। नीचे ये बाहर जो है कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स की जोन है, उन जोन के लिए हमने एक निमोनिक पढ़ा था GFR। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। अच्छा, जो जोना फेसिकुलेटा थी ना सेकंड, वो हार्मोन जो बनाती थी उसका नाम हमने पढ़ा था कार्टिसोल। सही कह रहा हूँ जी मैं? उसका नाम हमने पढ़ा था कार्टिसोल। अच्छा, एड्रिनल आज जो हम डिजीज पढ़ने जा रहे हैं कुशिंग सिंड्रोम, ये कार्टिसोल लेवल की अबनॉर्मेलिटी है। क्या अबनॉर्मेलिटी है? ये ज्यादा हो जाएगा इसमें। आगे अगले पेज पे हम एक डिजीज पढ़ेंगे उसमें कार्टिसोल का लेवल कम हो जाएगा, लेकिन इस पेज पे जो कुशिंग सिंड्रोम है उसमें कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज करेगा। ठीक है जी। ये निमोनिक और एड्रिनल ग्लैंड याद रहेगा ना जी? अच्छा जी, एनीवन ऑफ यू, ये जो मैंने बनाया है एड्रिनल मेडुला, ये क्या क्रिएट करता है? किसी को याद है? कैटेकोलामाइन। कैटकोलामाइन। वेरी गुड। एनीवन एल्स? मेन मेन ये जो मेजर करता है ना वो एपिनेफ्रिन है। ठीक है ना? नॉरएपिनेफ्रिन भी थोड़ी सी करता है। जो इसकी मेजर प्रोडक्शन है वो एपिनेफ्रिन है, और एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन दोनों जो कैटेकोलामाइंस हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, कैटेकोलामाइन इनका केमिकल नेम है, केमिकल क्लास है इनकी। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता होता उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ यार, मेरी तरह वीक स्टूडेंट भी होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने डिस्कस आज जो करना है, अच्छा जैसा कि मैंने आपको बताया जो डिजीज हमने डिस्कस करनी है कुशिंग सिंड्रोम, उसमें कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, जब कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज करेगा तो कॉम्प्लिकेशंस वही आएंगी जो कि कार्टिसोल का नॉर्मल फंक्शन था। ठीक है, वो सारी चीजें इंक्रीज कर जाएंगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि कार्टिसोल का नॉर्मल फंक्शन क्या था। जाहिर है जो नॉर्मल फंक्शन था उसकी एक्सेस आएगी, उसकी एक्सेस से कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। नॉर्मल फंक्शन में अगर आपको याद हो तो कार्टिसोल एक अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी था, ऐसे ही था ना? अच्छा इम्यूनोसुप्रेसेंट था। मैंने आपको बताया था कि यही वो हार्मोन है जिसकी कॉपी करती हैं सारी स्टीराइड्स, और सारी स्टीराइड एंटी इन्फ्लेमेटरी इम्यूनो कंप्रेसर होती हैं, इम्यूनोसप्रेसर। ठीक है ना? अच्छा जी, कार्टिसोल के जो नॉर्मल फंक्शन है वो एंटी जो है ना इन्फ्लेमेटरी है, इम्यूनोसप्रेसेंट है, और क्या है, एंटी फिब्रोब्लास्ट एक्टिविटी है। एंटी फिब्रोब्लास्ट एक्टिविटी है जिसकी वजह से स्कार नहीं बनता जख्म का। ठीक है ना? क्यों? स्टीराइड लगाते हैं ना जख्म पे भी ताकि निशान ना रहे। अच्छा, और क्या क्या इसके फंक्शन है जी? इसका एक फंक्शन हमने पढ़ा था हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन की रेजिस्टेंस ही कर रहा था ये। ठीक है ना? इंसुलिन की रेजिस्टेंस ही करता है। एक और फंक्शन पड़ा था, ग्रोथ हार्मोन को भी रोक देता है। ज़ाहिर है जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो ये एक इंडिकेशन है, ये एक सिग्नल है जो कि ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन को रोक देता है। तो ये चीजें थी। आज यही चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी इस पेशेंट में और कॉम्प्लिकेशंस आएंगी क्योंकि कार्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, इसकी रीडिंग करते हैं जी। आई होप सबको क्लियर नजर आ रहा है। अच्छा जी, इंक्रीज कार्टिसोल ड्यू टू वैरायटी ऑफ काजेस, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाह रहा था, इसमें वो बार बार बात जिक्र करेगा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का। ठीक है जी। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कुशिंग के हवाले से या एड्रिनल ग्लैंड के हवाले से वो इस तरह से बनेगा कि सबसे नीचे होता है ये किडनी, अगर तो सबसे नीचे होता है एड्रिनल ग्लैंड। अच्छा जी, इसको पीछे से कंट्रोल कर रहा है हमारा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को पीछे से कंट्रोल कर रहा है हमारा हाइपोथैलेमस। क्या मैं सही कह रहा हूँ जी? रिवीजन हो रही है। हाइपोथैलेमस बनाता है जी एड्रिनो कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी बनाता है एड्रिनो कार्टिकोट्रोफिन। ठीक है। और सॉरी, जो हाइपोथैलेमस है ये बनाता है कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और पिट्यूटरी बनाता है एड्रिनो कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये आ गया एड्रिनल ग्लैंड, क्या बनाता है जी? बहुत सारे बनाता है, जिनमें से आज जिसको हमने फोकस करना है वो है कार्टिसोल। तो ये एक एक्सेस है जी। अच्छा, इस एक्सेस में अगर प्रॉब्लम आएगी एड्रिनल के लेवल पे, प्रॉब्लम इधर है, इसकी वजह से कार्टिसोल बढ़ रहा है, तो हम उसको कहेंगे प्राइमरी कुशिंग सिंड्रोम, प्राइमरी। ठीक है। अगर आएगी पिट्यूटरी के लेवल पे हम कहेंगे सेकेंडरी। अगर आएगी हाइपोथैलेमस के लेवल पे प्रॉब्लम तो हम उसको कहेंगे टर्शरी। ठीक है, ये एक इसका एक्सेस है, एक्सेस में जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी उस वाले से प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है जी, रीडिंग करते हैं जी इंशाल्लाह। अच्छा जी, कार्टिसोल बढ़ने के काजेस क्या क्या हो सकते हैं जी? एक्सोजीनस कार्टिकोस्टीराइड। ठीक है, पेशेंट बहुत ज्यादा स्टीराइड लेता है, उसमें भी सारी कॉम्प्लिकेशन आएंगी। अच्छा, स्टीराइड लेने की वजह से ACTH डिक्रीज कर जाता है। क्या किसी को पता है कि ACTH कैसे डिक्रीज कर जाता है स्टीराइड लेने की वजह से?
एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिन हार्मोन जो है ये कैसे डिक्रीज करता है स्टीरॉइड लेने से? एनी वन ऑफ यू? अच्छा, होता ही है कि नॉर्मली जब यार कार्टिस, जी जी बताएं डॉक्टर कोर्टिसोल जब हम बाहर से दे रहे हैं तो फिर एडिनल ग्लैंड कहेगा कि बाहर से जब आ रहा है तो फिर क्या जरूरत है। साहब। ये ट्रॉफी हो हाँ, जाएगी ना। नहीं एड्रीनल ग्लैंड नहीं कहेगा, हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा। हाँ हाइपोथैलेमस। सिग्नल नहीं करेगा, ठीक है, पिट्यूटरी एसिडियास नहीं रिलीज करेगा। तो इसका इसका शॉर्ट आंसर ये बनता है, अगर कोई प्रोफेसर पूछ ले या एग्जामिनर, तो नेगेटिव फीडबैक। जिस तरह कॉर्टिसोल हाइपोथैलेमस पे नेगेटिव फीडबैक देके एक्सक्रीशन को रोकता है, इसी तरह बाहर से आने वाले स्टीरॉइड कार्टिकोस्टीरॉइड भी हाइपोथैलेमस पे नेगेटिव फीडबैक देके एसीटीएच की एक्सक्रीशन को रोकेंगे। लेकिन एसीटीएच की एक्सक्रीशन नहीं होगी, कार्टिसोल के अंदर इंटरनल एक्सक्रीशन नहीं होगी, लेकिन बाहर से आने वाले कार्टिकोस्टीरॉइड इतनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेंगे कि कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास? बाईलेटरल एड्रिनल एट्रोफी। इसकी वजह से एड्रिनल एट्रोफी हो जाएगी। डॉक्टर साहब आप जो बता रहे थे वो अगली बात थी कि एसीटीएच कम होगा नेगेटिव फीडबैक से। अच्छा, फिर ये एक्शन एड्रिनल ग्लैंड बिल्कुल फ्री बैठा रहेगा, क्योंकि एसीटीएच नहीं है तो एड्रिनल को काम नहीं करना पड़ेगा। जब एड्रिनल काम नहीं करना पड़ेगा तो बैठे बैठे एट्रोफी हो जाएगी। जिस तरह कोई बंदा बेकार बैठा रहे तो उसके मसल लॉस हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन काज ये जी सबसे मोस्ट कॉमन है स्टीरॉइड लेना। सेकंड नंबर पे क्या है जी? प्राइमरी एड्रिनल एडिनोमा। ये प्राइमरी इसने साथ भला क्यों लिखा है? क्योंकि प्रॉब्लम एड्रिनल ग्लैंड के लेवल पे आ रही है। ठीक है ना? अच्छा जी, एड्रिनल एडिनोमा मींस कि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर बन गया है। ठीक है ना? ये जो आपको एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाया था ना, इसके जो जोना फेसिकुलेटा है ना, फेसिकुलेटा उसके अंदर एक ट्यूमर बन गया है। ट्यूमर जो है ना बहुत ज्यादा कार्टिसोल रिलीज कर रहा है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा कार्टिसोल होगा तो कुशिंग सिंड्रोम होगा। अच्छा जी, फिर क्या है जी? हाइपरप्लेजिया, या फिर पूरी जोन की जोना फेसिकुलेटा की हाइपरप्लेजिया हो गया। ठीक है, या फिर कार्सिनोमा। ये कार्सिनोमा और एडिनोमा में सिर्फ फर्क बिनाइन और मलिग्नेंट का है। ये दोनों ट्यूमर हैं और दोनों ही ज्यादा रिलीज करेंगे। ठीक है, एक डेंजरस ट्यूमर है, एक नॉन डेंजरस है। अच्छा जी, इससे फिर क्या होगा? लो एसीटीएच मींस के नेगेटिव फीडबैक से एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिन हार्मोन ऊपर से रिलीज होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से एट्रोफी ऑफ अनइन्वॉल्व्ड एड्रिनल ग्लैंड। ये पता क्या कहना चाह रहा है इस फिक्रे में? इसको जस्ट रीड करें, मैं बोर्ड पे समझाता हूँ। एट्रोफी ऑफ अनइन्वॉल्व्ड एड्रिनल ग्लैंड। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है जिसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो रही। अच्छा, हुआ ये, इसी को दोबारा बनाने लगा हूँ, ये जो डायग्राम बनाई थी हमने कि ये हमारा है एड्रिनल ग्लैंड। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड में ये जो थी ना, ये जो जोना फेसिकुलेटा थी, ये जो जोना फेसिकुलेटा है हमारे पास, इसका काम है कार्टिसोल प्रोड्यूस करना। हुआ ये कि इस जगह पे एक ट्यूमर बन गया है, जो कि इंडिपेंडेंटली ऊपर से सिग्नल आए या ना आए कार्टिसोल बनाई चला जा रहा है। अच्छा, इसकी वजह से जो कार्टिसोल बनेगा वो नेगेटिव फीडबैक से हाइपोथैलेमस को रोक देगा कि मजीद प्रोडक्शन ना करें। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को रोक देगा, पिट्यूटरी से एसीटीएच नहीं आएगा। एसीटीएच नहीं आएगा तो एसीटीएच एसीटीएच का नॉर्मल फंक्शन होता है इधर आके रिएक्शन करना और पूरी जोन से प्रोडक्शन करवाना। अच्छा, अब एसीटीएच तो आ नहीं रहा, ठीक है ना? एसीटीएच नहीं आ रहा तो पूरी जोन को सिग्नल नहीं मिलेंगे और पूरी जोन काम नहीं करेगी तो वेले बैठे बैठे एट्रोफी हो जाएगी। लेकिन ये जो पोर्शन है ये लगा हुआ है, ये इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस करी जा रहा है। बात समझ में आई है? बाकी पूरी जोन की एट्रोफी हो गया है। आई हैव टू यूज रेजर। अच्छा, बाकी पूरी जोन की एट्रोफी हो गई है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन था ये प्रोड्यूस करी जा रहा है। कंसेप्ट, ये बात कंसेप्ट क्लियर हुआ है जी? पूरी जोन की एट्रोफी हो जाएगी लेकिन सिवाय एक एरिया के जो कि इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस कर रहा तो सर है। जी जी। सर ये ट्यूमर हाइपर सिक्रीशन क्यों करवा रहा है। मोस्टली ट्यूमर हाइपर सिक्रेटिव होते हैं, बहुत कम होते हैं जो कि एक्सक्रीशन नहीं करते। सही सर। सर मैं दोबारा मोस्ट, आपको बता दूं। कहाँ से डॉक्टर साहब, कहाँ से समझ आई? कि सर सारे जोन की एट्रोफी हो जाएगी लेकिन एक एरिया जो है दोबारा वो कराता रहेगा सिग्रेशन। हाँ, सिंपल, वेरी सिंपल। ये है जी जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रही है कार्टिसोल। इसके अंदर किसी एक जगह पे ट्यूमर बन गया है जो कि सिग्नल से इंडिपेंडेंट है। सिग्नल आए या ना आए ये कार्टिसोल बनाई चला जा रहा है। इस ट्यूमर से बनने वाला कार्टिसोल ऊपर हाइपोथैलेमस पे जाके एक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस को पता चलेगा कि कार्टिसोल का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा है। हाइपोथैलेमस फर्दर कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बनाना बंद कर देगा। अच्छा, जब ये नहीं बनेगा तो नेक्स्ट पिट्यूटरी जो है ना, एसीटीएच एड्रिनोकार्टिकोट्रोफिन हार्मोन बनाना बंद कर देगा। जब एड्रिनोकार्टिकोट्रोफिन हार्मोन नहीं होगा तो इस जोन को सिग्नल देने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, इस जोन को सिग्नल देने वाला कोई भी नहीं होगा। जब इसको सिग्नल नहीं मिलेंगे ये बैठा वेला बैठा रहेगा, इसको कोई काम नहीं आएगा। कार्टिसोल बनी जा रहा है, नेगेटिव फीडबैक से ऊपर से जो है ना कोई सिग्नल नहीं आ रहा। ये जोन्स के सेल वेले बैठे रहेंगे, वेले बैठे बैठे एट्रोफी हो जाएगी। मीन्स के वो जो काम नहीं करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जिस तरह कोई बंदा काम नहीं करता तो आहिस्ता आहिस्ता उसका मसल का वेट लॉस हो जाता है। ठीक है ना? रिपीट किया डॉक्टर साहब? अपना अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्या है जी? इसकी एससीटीएच सेक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। तो ये प्रॉब्लम जो है इसको उसने नाम दिया कुशिंग डिजीज का।
इसको आप सेकेंडरी कुशिंग सिंड्रोम भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सेस। ये वो फर्क है जो क्वेश्चन मैंने शुरू में पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग डिजीज। अगर प्रॉब्लम अगर प्रॉब्लम एड्रिनल ग्लैंड के लेवल पे है, उसको हमने प्राइमरी कुशिंग सिंड्रोम कहा। ठीक है, अगर पिट्यूटरी के लेवल पे प्रॉब्लम है, उसको हम सेकेंडरी कुशिंग सिंड्रोम कह सकते हैं, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक नाम भी हमने रख लिया, कुशिंग डिजीज। मतलब ये कि ऐसा कुशिंग सिंड्रोम जो कि पिट्यूटरी की वजह से हो, पिट्यूटरी में प्रॉब्लम हो, तो उसको हम कुशिंग डिजीज भी कह सकते हैं। समझ आइए इस बात को। वैसे तो हम उसको कहना चाहिए सेकेंडरी कुशिंग सिंड्रोम, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक नाम भी हमने रख लिया, कुशिंग डिजीज। जब कुशिंग डिजीज का लफ्ज आएगा, फौरन समझ आ जाएगी कि प्रॉब्लम पिट्यूटरी में है, जिसकी वजह से कार्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ है। पिट्यूटरी में क्या प्रॉब्लम आएगी, उसमें ज़ाहिर है ट्यूमर ही आएगा ना, एडिनोमा ही आएगा, पिट्यूटरी एडिनोमा, जो कि एसीटीएच बना रहा है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा एसीटीएच जाकर एड्रिनल बैक्टीरिया से आ रहा है और कार्टिसोल बनी जा रहा है। यही होगी ना प्रॉब्लम, और क्या होगा। अच्छा जी, इसको करते हैं जी रीड। पैरा नियोप्लास्टिक एसीटीएच सेक्रेशन। पैरानियोप्लास्टिक मींस कि न्यू ग्रोथ पैरेलल टू पिट्यूटरी। स्मॉल सेल लंग कैंसर। अच्छा जी, लंग कैंसर में जो लंग्स में जो स्मॉल सेल लंग कैंसर बनता है, वो भी वो भी क्या रिलीज करेगा, एसीटीएच। ठीक है ना। उसको बल्कि कहना चाहिए एसीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड। अच्छा जी, ब्रोंकियल कार्सिनाइड्स। तो मींस के जो हमारे ट्रैकिया से आगे जो ब्रोंका ही बन जाते हैं ना, दो ट्रैकिया मेन सांस की नाली है, उसके आगे दो बन जाती हैं, उन दोनों में भी अगर ट्यूमर बन जाए ना, तो वो भी एसीटीएच रिलीज करेगा, और एसीटीएच बार बार जाकर एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा, और क्या होगा जी, कुशिंग डिजीज। व्हाई नॉट कुशिंग सिंड्रोम, आई एम सेइंग बिकॉज द प्रॉब्लम इन पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ। ठीक है। अच्छा जी, बाइलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। बार बार जो है ना एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल मिल रहे हैं प्रोड्यूस करो, तो उसमें हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। अब सेल वेले नहीं बैठे, अब सेल बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, वो सोचेंगे यार इतना काम हमें करना पड़ रहा है, क्यों ना हम अपने नंबर्स को बढ़ा लें, अपनी तादाद को बढ़ा लें, ताकि काम डिवाइड हो जाए। तो इस तरह से हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। कुशिंग डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजोरिटी ऑफ एंडोजीनियस केसेस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। अब इसने कह दिया जी कुशिंग डिजीज जो है ना, मेजर काज है एंडोजीनियस कुशिंग सिंड्रोम का। ऊपर इसने क्या कहा था, याद है, सबसे ऊपर हमने एक चीज डिस्कस की थी, इसके ऑपोजिट इस बात की थी इसने। ऊपर इसने ये देखें, मोस्ट कॉमन काज, इधर ये कह रहा है कि मेजोरिटी ऑफ एंडोजीनियस काजेस केसेस। इसका मतलब ये है कि जो बाहर से लगने वाली स्टीराइड है वो मोस्ट कॉमन काज है कुशिंग सिंड्रोम का, लेकिन जो अंदर कार्टिसोल प्रोड्यूस होता है उसमें मोस्ट कॉमन काज कुशिंग डिजीज है, मतलब पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है ना। इसके हवाले से जी कुशिंग सिंड्रोम, ये अच्छा, ये ना निमोनिक दिया हुआ है ना, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन आनी है ना, वो कुशिंग सिंड्रोम से ही आपने याद रख लेनी है। सी से क्या बनता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये कार्टिसोल का एक नॉर्मल फंक्शन था। यूरिनरी फ्री कार्टिसोल, जाहिर है यूरिन में फ्री कार्टिसोल आएगा जब टेस्ट करवाएंगे, तो कार्टिसोल है ही इतना ज्यादा ब्लड में कि यूरिन में भी नहीं कर रहा है। स्किन चेंजेस, थिनिंग, स्टीरियाई। ये थिनिंग क्यों होगी जी, स्टीरियाई क्यों होंगे, पता है जी किसी को। कैलोजन सेंसेस को भी स्लो करता है कार्टिसोल, स्किन में जो कैलोजन फाइबर बनते हैं वो नहीं बनेंगे, इस वजह से स्किन थिन हो जाएगी, और फिब्रोब्लास्ट एक्टिविटी भी रुक जाएगी, फिब्रोसिस भी नहीं होगी, स्किन मजीद स्लो हो जाएगी। हाइपरटेंशन, कार्टिसोल ज़ाहिर एक स्ट्रेस हार्मोन है, इसकी वजह से हाइपरटेंशन आती है। क्यों, एल्डोस्टेरोन, क्योंकि ये मेनिलोकार्टिकॉइड्स भी इफेक्ट करता है। इम्यूनोसप्रेसेंट है, बार बार बताया कि सारी स्टीराइड कार्टिसोल इम्यूनोसप्रेसेंट है। नियोप्लाज्म, इसकी वजह से नई मतलब नई ग्रोथ होती है, ट्यूमर बन जाते हैं बॉडी में, क्यों बनते हैं इसकी काज आज तक पता नहीं चली, नॉट ऑफ फाइंडिंग, अकाज नॉट ऑफ फाइंडिंग। अच्छा अच्छा, इसने ये कह रहा है कि बॉडी में ट्यूमर बनने की वजह से हो जाता है हमें कुशिंग सिंड्रोम, मींस के लंग में कार्सिनोमा हो जाए तो वो एसिडिएच बनाता है, जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। ये एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है जी, ये एक रीजन है जो ऊपर हमने पढ़ी थी। ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि कार्टिसोल का एक फंक्शन ग्रोथ हार्मोन को रोकना भी था। इंक्रीज इन शुगर, बिल्कुल कार्टिसोल का एक फंक्शन था कि वो हाइपरग्लाइसीमिया करता है, तो यही वो कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस, आल्सो एमिनोरिया, ये फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। मून फिशेज, उसका जो शक्ल है वो चांद की तरह। बफलो हैम्प, बफलो हैम्प पता है क्या होती है, देखिए कभी, ये भैंस होती है, ये क्या होता है, वाहन। क्या, हाँ कोहान को कहते हैं। तो मोस्टली ये फीमेल में होता है, मेल में भी हो जाता है। वो मीन्स के ना नेक से नीचे ना, वो उधर उसकी बैंड सी हो जाती है कमर, ऊपर से ना उधर फैट थोड़ा जमा हो जाता है, उसको कहते हैं बफलो हैम। ऑस्टियोप्रोसिस, ये कैसे होती है जी ऑस्टियोप्रोसिस, आपको ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाती है, इसी तरह ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी भी कम हो जाती है। जो बोन फार्मिंग सेल्स है ना, उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं, बोन्स में सुराख रह जाते हैं, उसको कहते हैं ऑस्टियोप्रोसिस, पोर्स। ठीक है। इंक्रीज वेट, ट्रंकल ओबेसिटी, ट्रंकल मीन ट्रंक, लिम्स नहीं, हाथ और पैर वैसे ही रहते हैं, पेट और सीना और कमर ये मोटे हो जाते हैं, ट्रंक नॉट लिम्स। हिरसुटिज्म, ठीक है जी, वो जो मैंने आपको पढ़ाया था कि बाल आ जाते हैं, आवाज भारी हो जाती है औरतों में ना, उसको कहते हैं हिरसुटिज्म।
सर ये ये स्किन चेंजेस का बता दें जरा दोबारा, स्किन चेंजेस बढ़ जाए ना। स्किन चेंजेस दो तरह से होती हैं। एक तो कार्टिसोल का फंक्शन है फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को रोकना रोकना। मैंने आपको एक दिन एग्जांपल दी थी कि एक बंदा है, उसके ना स्किन ये नॉर्मल स्किन थी। अब क्या हुआ है, इसमें रेजर कहाँ पे है, अच्छा अब क्या हुआ है कि उसमें इधर काट लग गया है, ये ना कोई उसके छुरी चाकू लगा है, इधर काट लग गया है। अब इस काट ने हील होना है, हील होने के लिए नीचे से कोलेजन फाइबर्स बनते आएंगे, फिर भी कुछ कमी रह जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए इधर फिब्रोब्लास्ट पड़े होते हैं, आई एम सॉरी, इधर फिब्रोब्लास्ट पड़े होते हैं। वो फिब्रोब्लास्ट भी डिवीजन शुरू कर देंगे, फिब्रोसिस टिश्यू बनाएंगे, जो कमी रह जाएगी वो कमी वो पूरी करेंगे। एक तो कार्टिसोल फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को रोकता है, ठीक है, फिब्रोब्लास्ट नहीं बनेंगे। दूसरा ये जो कोलेजन सेंसेस है ना, ये जो रेड वाले मैंने ड्रा किए हैं, ये स्किन के मेन होते हैं। कोलेजन स्किन के ऊपर वो जो हमें फिंगरप्रिंट्स नजर आ रहे हैं, जो स्किन के ऊपर क्लीवेज लाइनें नजर आती है ना कहीं पे भी, क्लियर देखना है तो मीन्स की ये चेस्ट की स्किन देख लें या कि बाजू की देख लें, जो हमें इस तरह लाइनें नजर आ रही होती हैं स्किन के ऊपर, वो कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो कार्टिसोल जो है ना कोलेजन फाइबर की भी फॉर्मेशन को स्लो करता है। जब कोलेजन फाइबर थोड़े बनेंगे तो स्किन आहिस्ता आहिस्ता थिन होती चली जाएगी, ऊपर से फिब्रोब्लास्ट भी नहीं बनेंगे, तो स्किन इस तरह से काफी थिन हो जाएगी। जहां से कोलेजन फाइबर रप्चर होंगे उधर नए नहीं बनेंगे, तो वो उधर ना दाग से रह जाते हैं निशान, उसको कहते हैं स्टीरियाई। मीन्स की आम फंक्शन ये, जहां से कोलेजन ब्रेक होंगे उधर नए बन जाते हैं, तो स्किन पे दाग नहीं बनते। लेकिन हुआ ये इस केस में कि कोलेजन फाइबर ब्रेक हुए, उधर नए नहीं बन सके कार्टिसोल की वजह से, हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल की वजह से, तो उधर वो निशान से रह जाएंगे, उसको कहेंगे स्टीरियाई। यार प्रेगनेंसी के बाद औरतों के पेट पे नहीं बने होते, ठीक है ना, पेशेंट के किसी के देखे हो कभी, तो या कि ये जो नए नए वेट लिफ्टिंग के लिए जिम में जाते हैं वेट लॉस करने के लिए, पहले दिन ही जाके 60-60 किलो उठा लेते हैं ना, उनके इधर साइडों पे ये जो एब्डोमेन और साइडों पे ना वो निशान बन जाते हैं खींचने की वजह से, स्किन खींच, वो उसको कहते हैं स्टीरियाई। ठीक है जी। ओके सर। हाँ, अच्छा जी, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या करते हैं जी कुशिंग सिंड्रोम के वाले से, फ्री कार्टिसोल चेक करते हैं जी 24 घंटे के लिए, और लेट नाइट स्लाइवरी कार्टिसोल चेक करते हैं जी, एंड नो सप्रेशन विद ओवरनाइट लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट। अच्छा ना, इसमें जो मेन हमें आज जो चीज़ तंग करेगी वो इसका डायग्नोज है, उसमें कि हमने कैसे डायग्नोज करना है कि कुशिंग सिंड्रोम है या नहीं है, और अगर है तो एड्रिनल ग्लैंड के लेवल पे है या पिट्यूटरी के लेवल पे है या हाइपोथैलेमस के लेवल पे है। ये आज हमने मेन जो चीज़ पढ़नी है वो ये है, ये जो दिया दिया हुआ है ना टेबल। और यह मैं आपको बता रहा था स्टीरिया, ये देखो पेट पे बने हुए हैं, नजर आए हैं? ये जो निशान बन गए हैं पेट के ऊपर। अच्छा जी, ये जो फेस बन गया है मून शेप, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज है ना हमारा जो डायग्नोज आज हमें मेन सताना है इसमें, कि डायग्नोज कैसे करना है और क्लिनिकली कैसे पता लगाना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। इसको हम ना स्किप करते हैं जस्ट फॉर 10 मिनट्स, नीचे वाले पढ़ लेते हैं फिर ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं यार कि इसको पढ़ ही लेते हैं फिर ही नीचे जाएंगे। अच्छा, होता ये है, होता ये है, डेक्सामेथासोन का किसी को पता है जी क्या होता है ये डेक्सामेथासोन? ये बड़ा ज्यादा यूज होता है अस्पतालों में, जिस भी बच्चे ने इंटर्नशिप की है उसको पता होगा। डेक्सा के इंजेक्शन लगते हैं या डेकाड्रॉन के अस्पतालों में। डेक्सामेथासोन बेसिकली एक कार्टिकोस्टीराइड है, मतलब एक सिंथेटिक स्टीराइड है। जाहिर है हम बार बार ये पढ़ रहे हैं कि कार्टिकोस्टीराइड जिस पेशेंट को देंगे उस पेशेंट में कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक से जो नेचुरल प्रोडक्शन है कार्टिसोल की वो रुक जाएगी, बाहर से स्टीराइड आता रहेगा, अंदर वाला रुक बनना रुक जाएगा। यही फेनोमिना हमें मदद करेगा डायग्नोज करने में। हम ये करते हैं कि पेशेंट को रात को जो है ना डेक्सामेथासोन लगाते हैं, ठीक है। डेक्सामेथासोन लगाते हैं, सुबह उसका जो ब्लड कार्टिसोल लेवल चेक करते हैं। कार्टिसोल अगर कम हो गया है तो इसका मतलब ये है कि उसका एक्सेस सही काम कर रहा है। हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया कि डेक्सा आ गया बाहर से, उसने पिट्यूटरी को रोक दिया, पिट्यूटरी ने एड्रिनल ग्लैंड को रोक दिया, और कार्टिसोल लेवल कम हो गया। इसका मतलब ये कि उसका एक्सेस सही काम कर रहा है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो है सही काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है? एड्रिनल ग्लैंड के लेवल पे। अगर प्रॉब्लम इधर होती, हाँ जी, डेक्सामेथासोन टेस्ट यही है? जी आपके आपके नॉलेज में क्या है? नहीं सर, ये जो आप बता रहे हैं तो मैं कह रही हूँ कि मतलब ये इसका डेक्सामेथासोन का टेस्ट इसी तरह ही होता है? जी, टेस्ट इस तरह होता है, इसके यूजेस बहुत ज्यादा हैं हॉस्पिटल में। किसी पेशेंट को रैश बन जाए फॉरेन डेक्सा लगा देते हैं, किसी पेशेंट को ड्रग रिएक्शन हो जाए फॉरेन डेक्सा लगा देते हैं, एलर्जी हो जाए तो डेक्सा लगा देते हैं, हाइपोटेंशन में चला जाए पेशेंट, क्योंकि कार्टिसोल का एक फंक्शन दूसरा हाइपोटेंशन को भी कवर करना है ना। पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाए तो उसको डेक्सा लगा देते हैं। लेकिन जो टेस्ट है वो यही है कि रात को उसको डेक्सा लगाते हैं, सुबह उसका ब्लड कार्टिसोल लेवल चेक करते हैं। अगर कार्टिसोल कम हो गया, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो है एड्रिनल ग्लैंड में है। हमें एक शक था पेशेंट पे कि इसको कुशिंग सिंड्रोम है, इसमें कार्टिसोल का लेवल बढ़ा रहता है हर टाइम। हमने रात उसको डेक्सल लगा देना, सुबह टेस्ट करना उसका कार्टिसोल का लेवल, अगर डेक्सल लगने से कम हो गया इसका मतलब प्रॉब्लम एड्रिनल ग्लैंड में है। कैसे पता चला ये प्रॉब्लम एड्रिनल ग्लैंड में? यार अगर होता उसमें पिट्यूटरी में ट्यूमर, इधर ट्यूमर पड़ा होता जो कि एसीटीएच बना रहा है। अच्छा, डेक्सा ने आके हाइपोथैलेमस को
हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया कि बाहर से डेक्सा आया है, इसने पिट्यूटरी को रोक दिया कि मजीद ना बनाओ एसीटीएच। पिट्यूटरी सारा रुक जाएगा, लेकिन ये जो ट्यूमर है ये नहीं रुकेगा। ट्यूमर एसीटीएच बनाता रहेगा और एड्रिनल ग्लैंड कार्टिसोल बनाता रहेगा। तो क्या होगा रिजल्ट? क्या सुबह को कार्टिसोल का लेवल कम मिलेगा हमें या नहीं मिलेगा? बड़ा हुआ मिलेगा। बड़ा हुआ, क्योंकि पिट्यूटरी को तो हमने रोक लिया, इस ट्यूमर को किसने रोकना था? या फर्ज करो ट्यूमर होता ही अगर इधर इस जगह पे, हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया कि बाहर से डेक्सा आया है, उसने रोकने की कोशिश की, ठीक है, पिट्यूटरी को। वो तो, लेकिन जो इधर वाला ट्यूमर है वो करी जा रहा है सिग्नल, ठीक है। तो सुबह को क्या होगा? कार्टिसोल का लेवल कम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, कार्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ ही होगा, क्योंकि प्रॉब्लम या पिट्यूटरी में या हाइपोथैलेमस में। अगर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ओके हैं, उनमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एड्रिनल ग्लैंड के लेवल पे है, तो फिर क्या होगा? फिर कार्टिसोल का लेवल कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। इसमें ना थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड सी आ जाएंगी हमारे पास, ये टेबल जो है ये कोई इतना आसान नहीं है। अगर आपने ये समझ लिया ना, तो यकीन करें आप एनएलई पास कर गए। हाँ सही कह रहा हूँ, ये कंसेप्चुअल टेबल है। अच्छा जी, टेस्ट पे चलते हैं। हमने रात को क्या करना है जी? पहले तो हमने करना है 4 आवर यूरिन फ्री कार्टिसोल चेक करना है हमने। फिर हमने क्या करना है? लेट नाइट जो है ना सलाइवरी कार्टिसोल चेक करना है। अच्छा, इस इन दो बातों से हमें शक पड़ गया कि पेशेंट जो है ना ये कुशिंग सिंड्रोम पे है। अब हमने क्या करना है? इन एडुकेट सप्रेशन ऑन 1 मिलीग्राम ओवरनाइट डेक्सामेथासोन टेस्ट। हमने उसका डेक्सामेथासोन टेस्ट करवाया, जिसकी वजह से इन एडुकेट सप्रेशन आई, मतलब कि कार्टिसोल का लेवल पे खासा फर्क नहीं पड़ा, वो उतना का उतना ही है। फिर हमने नेक्स्ट टेस्ट क्या करवाने हैं वो बताने लगा हूँ। फिर हमने मेजर करवाना है एसीटीएच। अगर तो एसीटीएच नॉर्मल है, इसका मतलब है पिट्यूटरी में ट्यूमर नहीं है। अगर एसीटीएच इंक्रीज है, इसका मतलब है कि पिट्यूटरी में हो सकता है कोई ट्यूमर हो, या ऊपर हाइपोथैलेमस में हो जो कि पिट्यूटरी को बार बार स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर पिट्यूटरी का लेवल, अच्छा एसीटीएच जब चेक किया, अगर तो एसीटीएच कम है ब्लड में, एसीटीएच कम है ब्लड में, तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है? एड्रिनल ग्लैंड में। इसका मतलब है पिट्यूटरी तो, एसीटीएच पिट्यूटरी से रिलीज होता है ना, इसका मतलब है कि पिट्यूटरी तो एसीटीएच नहीं बना रहा, फिर कार्टिसोल कैसे बढ़ रहा है? हो सकता है प्रॉब्लम खुद एड्रिनल ग्लैंड में है। अच्छा, अगर एसीटीएच का लेवल बढ़ा हुआ है तो हमें शक पड़ेगा प्रॉब्लम पिट्यूटरी में है। आगे क्या करना है हमने? एसी, अच्छा इसको उसने नाम दे दिया एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम, एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम, ये वैसे ही उसने बता दिया हमें ना नॉलेज के लिए। आगे हमने करना क्या है वो बात है, एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एड्रिनल ट्यूमर, ये रिजल्ट है जी, ये डायग्नोज है। अगर पेशेंट में कार्टिसोल ज्यादा है और एसीटीएच कम है, इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है जी? एड्रिनल ग्लैंड में है, या फिर एक्सोजीनस कार्टिकोस्टीरॉइड है। अच्छा, मैं ना इसको सारे को पढ़ देता हूँ, जहाँ जहाँ पे जिस बच्चे को कंफ्यूजन आएगी मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये मुश्किल टॉपिक है, ये इजीली समझ नहीं आता है। अच्छा, इधर आ गया हूँ जी मैं इस लेवल पे। अगर कार्टिसोल का एसीटीएच का लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड में, फिर हमने नेक्स्ट टेस्ट क्या करना है? हमने फिर उसको हाई डोज डेक्सामेथासोन देना है, मजीद काफी सारा डेक्सामेथासोन देना है, फिर देखना है कि क्या सप्रेशन आती है। अच्छा जी, अगर उसमें सप्रेशन, अगर सप्रेशन नहीं आती उस पेशेंट में, इसका मतलब यह है कि उसके प्रॉब्लम एड्रिनल ग्लैंड में है। अगर हाई डोज डेक्सामेथासोन देने से सप्रेशन आ जाती है, इसका मतलब है प्रॉब्लम पिट्यूटरी में है। ठीक है ना जी, कुशिंग डिजीज उसने कह दिया ना, तो इसका मतलब पिट्यूटरी। अच्छा जी, दूसरी तरफ क्या है जी? कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट। दूसरी तरफ हमने एक ऑपोजिट टेस्ट करना है कि कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन देनी है हाइपोथैलेमस को। अच्छा, ये क्या करेगा जी? एसीटीएच एंड कार्टिसोल के लेवल को बढ़ाएगा, ये नॉर्मल फंक्शन है इसका। तो फिर हम क्या करेंगे जी? फिर हम ब्रेन का एमआरआई करवाएंगे, इसका मतलब लग रहा है प्रॉब्लम पिट्यूटरी में है। इसके ऑपोजिट क्या है जी? नो एसीटीएच एंड कार्टिसोल, इसका मतलब ये हुआ कि एक्टोपिक एसिटियस सिक्रीशन है, किसी और जगह से। ना प्रॉब्लम एड्रिनल ग्लैंड में है, ना पिट्यूटरी में है, ना हाइपोथैलेमस में है। किसी लंग कैंसर की वजह से एसीटीएच बनता है, जाके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से कार्टिसोल का लेवल बढ़ता है। तो फिर हमने पूरे चेस्ट का सीटी स्कैन करवाना है, लंग्स को देखना है, ब्रोंकाई को देखना है कि कहीं ना कहीं पे ट्यूमर पड़ा हुआ है जो कि एसीटीएच बना रहा है। अच्छा, ये टेबल मैंने पढ़ तो दिया है, मुझे उम्मीद है कि किसी को समझ नहीं आई होगी, मुझे लग रहा है। पहले मैं ओपन करता हूँ, 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछे, मैं सबको आंसर करूंगा। सर मुझे समझ नहीं आई। जी बिल्कुल मैडम। सर डिजीजेज और सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है? वो मैंने बताया था, पिट्यूटरी का लेवल का फर्क है, अगर पिट्यूटरी लेवल पे है तो डिजीज है। ठीक है, डॉक्टर उनसे आपका ही क्वेश्चन था ना ये? डॉक्टर उनसे आपको कहाँ से समझ नहीं आई? डॉक्टर साहब, शुरू से एक्सप्लेन करूँ या किसी स्पेसिफिक पॉइंट से? सर मैंने क्वेश्चन किया था, मेरा नाम एमन है। अच्छा अच्छा, एमन। जी डॉक्टर साहब, कहाँ से? सर आप ना ये एलिवेटेड से बताएंगे, मतलब जब एसीटीएच का लेवल एलिवेट होता है तो मतलब क्या होता सही है जी। एसीटीएच नॉर्मली बनाता है पिट्यूटरी, ऐसे ही है ना जी? हाइपोथैलेमस बनाता है, हाइपोथैलेमस जो है वो बनाता है एड्रिनो कार्टिको, सॉरी, कार्टिकोट्रोफिन
रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, CTRH। आगे पिट्यूटरी क्या बनाता है, ACTH। ACTH का लेवल इंक्रीज है, इसका मतलब क्या हुआ है, या तो पिट्यूटरी में ट्यूमर है या हाइपोथैलेमस में है। हाइपोथैलेमस वाला तो रेयर होता है, ये पिट्यूटरी वाला कॉमन होता है। अच्छा, एक रीजन होगी ACTH बढ़ा हुआ है तो। सेकंड रीजन क्या है, सेकंड रीजन है लंग कैंसर, लंग्स में ट्यूमर है, ये भी ACTH बनाता है। अच्छा, ACTH बढ़ा हुआ है तो दो बातें पता चली हैं जी, या तो पिट्यूटरी में ट्यूमर है या लंग्स में। अब दोनों में डिफरेंस कैसे करना है, इस पेशेंट को मजीद काफी सारा डेक्सामेथासोन देना है। डेक्सामेथासोन देने से अगर ACTH थोड़ा सा कम हो गया तो इसका मतलब है ट्यूमर पिट्यूटरी में है, क्योंकि डेक्सामेथासोन हाइपोथैलेमस पे आएगा, हाइपोथैलेमस को से आगे पिट्यूटरी में जाएगा और रोकने की कोशिश करेगा, बाकी पिट्यूटरी को रोक लेगा। ट्यूमर को खैर नहीं रोक पाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चेंजिंग आएंगी। ACTH थोड़ा सा कम होगा तो हमें पता चलेगा कि जो है ना प्रॉब्लम पिट्यूटरी में है, क्योंकि ट्यूमर पे भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा ना, ट्यूमर के सेल्स पे भी, कि भैया प्रोडक्शन को स्लो करें। पीछे से काफी सारा डेक्सा आया ना, डेक्सा डेक्सा ने स्टिमुलेट किया हाइपोथैलेमस को कि भाई रोको प्रोडक्शन को, उसने आगे पिट्यूटरी को। अगर तो ACTH कम हो गया थोड़ा सा काफी सारा डेक्सा देने से, तो मतलब ये कि प्रॉब्लम पिट्यूटरी में। अगर बिल्कुल भी कम ना हुआ, ACTH की से कोई फर्क ही ना आया, इसका मतलब पिट्यूटरी में नहीं, ट्यूमर कहीं और बैठा हुआ है, जिसको हम सिग्नल कर ही नहीं सकते, जिसको हम ना रोक सकते हैं ना स्टिमुलेट कर सकते हैं। आपने बताया था कि एलिवेटेड से आगे हमने दिया उसको हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। अच्छा जी, नो सप्रेशन आई है तो इसका उसने कहा कि एक्टोपिक मींस के लंग्स में हो सकता है, एक्टोपिक मींस के आउटसाइड द पिट्यूटरी, ACTH। फिर हमने उसका चेस्ट का टेस्ट करवाना है, लंग कैंसर देखिए, लंग। सही है, ये वही बात है डॉक्टर साहब जो मैंने बताई है डॉक्टर एमन, ये एक्सेस समझ आया आपको, एलिवेटेड से जी इधर जाने सर। वाला। अच्छा, अब दूसरी तरफ जाते हैं। एलिवेटेड था तो हमने स्टिमुलेट किया, हमने उसको कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन दिया, हमने उसको किया स्टिमुलेट। अच्छा, मैं ये वाला पढ़ दूं, ये वाला थोड़ा सा, ये वाला एक्सेस। अच्छा, अगर उसमें सप्रेशन नहीं आई, एडुकेट सप्रेशन आ गई है अगर उसमें, तो इसका मतलब है कि पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है। जाहिर है पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के नीचे है, कुछ ना कुछ तो बात मानेगा ना, क्योंकि हमने इतना ज्यादा डेक्सा दिया है। समझ आ रही, तो फिर हम उसका MRI करवाएंगे ब्रेन का, ताकि हमें पिट्यूटरी ट्यूमर सर मिल जाए। जी सर जी यहाँ पे बताएं। मेरा एक क्वेश्चन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, इसके जी साथ जी। फिर एक और जगह पे भी लिखा हुआ है और एड्रिनल ट्यूमर, जहाँ पे सप्रेस्ड हो रहा है ACTH, और यहाँ पे जब सप्रेशन टेस्ट हो रहा है, ये दोनों रिजल्ट सेम होंगे? किस तरफ दोबारा बोलें, सॉरी। सर ये एक वयर सीरम ACTH के साथ एक जगह पे सप्रेस्ड लिखा हुआ है, एक जगह पे एलिवेटेड लिखा हुआ है, एलिवेटेड के नीचे एक जगह पे लिखा हुआ है सप्रेशन टेस्ट। एलिवेटेड के नीचे लिखा हुआ स्प्रेशन टेस्ट, ये वाला कह रही है, ये वाला। हाई डोज डेक्सामेथासोन वाली बात जो उनसे की हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, और ये सर सही फिर लिखा हुआ। दूसरी तरफ जहाँ पे स्ट्रेस्ड लिखा हुआ है, ये जहाँ पे जी अब दूसरी तरफ आ जाना जहाँ पे ACTH वाकई स्ट्रेस हो रहा है, जी उसकी ये जी। थर्ड लाइन जो है एड्रिनल ट्यूमर, मतलब ये दोनों बातें सेम हो जाएंगी? नहीं नहीं, ऊपर हमने किया था लो लो डेक्सामेथासोन टेस्ट, ये देखें इधर, ये देखें जहाँ पे लगा रहा हूँ मैं लाइन। अच्छा ठीक है, ये था जस्ट जी। डेक्सामेथासोन टेस्ट। इधर हम दे रहे हैं हाई डोज डेक्सामेथासोन, इसका रिजल्ट और होगा, इसका और होगा। पहले ये करवाना है और थोड़े से नतीजे पे जाना है, ठीक है, इस पे। ठीक है, फिर ये हाई डोज वाला करवाना है फर्दर रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ अच्छा, अब हम दूसरी तरफ जाते हैं कि अगर एलिवेट किया हुआ है तो हम स्टिमुलेट करते हैं ना, एक तरफ इसको, एक तरफ हमने इसको हाई डोज डेक्सामेथासोन देके सप्रेस करने की कोशिश की है। सप्रेशन हुई है तो मतलब प्रॉब्लम पिट्यूटरी में है, हमने उसका MRI करवा लिया। अगर सप्रेशन नहीं हुई तो हमने उसका चेस्ट का CT करवाना है लंग कैंसर के लिए। दूसरी तरफ हमने इसको स्टिमुलेट करके देखना है। जब CRH देंगे, स्टिमुलेशन टेस्ट करवाएंगे, तो ACTH बढ़ना चाहिए नॉर्मली, ये नॉर्मल होना चाहिए। अगर ACTH बढ़ रहा है तो इसका मतलब है प्रॉब्लम पिट्यूटरी में है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, इस पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। अच्छा, इसके ऑपोजिट साइड पे अगर ACTH में कोई इंक्रीज नहीं आता, ना ही कार्टिसोल के लेवल में आता है स्टिमुलेशन करवाने से, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम एक्टोपिक है, लंग कैंसर है उस पेशेंट में, उसका CT करवाना है। यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन पता क्या आएगी आपको, ACTH एंड कार्टिसोल कुशिंग्स डिजीज, मतलब ये कि ब्लड में जो है ना कार्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ है, हाइपोथैलेमस को कार्टिसोल कह रहा है कि प्रोडक्शन रोक दो। ये पिट्यूटरी को बिल्कुल स्टिमुलेट नहीं कर रहा, पिट्यूटरी बिल्कुल ACTH रिलीज नहीं कर रहा, और एड्रिनल बिल्कुल जो है ना कार्टिसोल रिलीज नहीं कर रहा। इस पेशेंट को जब हम स्टिमुलेशन के लिए बाहर से एक गिलास भर के, मैं ग्लास की एग्जांपल दे रहा हूँ, एक टैबलेट देंगे उसको, CRH की, कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की, ठीक है। ये हमने उसको ग्लास भर के दिया, होना तो ये चाहिए कि ये डायरेक्ट जाए पिट्यूटरी के पास, क्योंकि ये रिलीज हाइपोथैलेमस से होकर भी तो पिट्यूटरी के पास ही आता है ना। ये प्रोडक्ट हाइपोथैलेमस की प्रोडक्ट है बेसिकली, नेचुरल। हमने बाहर से दी टैबलेट, ये पिट्यूटरी के पास आए और आके रिलीज करवा दे, ठीक है। इसमें केस में क्या हो रहा है हमारे पास, सेम बिल्कुल वैसे ही हुआ है। सेम इसमें बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि CRH दिया, पिट्यूटरी के पास गया, उसने ACTH इंक्रीज कर दिया, कार्टिसोल इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो पता ये चला कि इस पेशेंट को कुशिंग डिजीज है। अगर ट्यूमर कहीं और बैठा होता
तो ये नहीं काम होना था। फिर क्या होना था, एसीटीएच ने नहीं बढ़ना था, क्योंकि पिट्यूटरी साइलेंट बैठा हुआ है, ट्यूमर कहीं और है जो प्रोडक्शन दे रहा है। तो फिर हमारा शक जाएगा लंग कैंसर की तरफ और उसका हम चेस्ट सीटी करवाएंगे। हमारा पूरा 1 घंटा इस टॉपिक में गुजर गया। टॉपिक खैर बहुत मुश्किल है। मैं ये कहता हूँ, मैं ये दावत करता हूँ, जिसको ये समझ आ गया ना, वो एनएलई क्लिक करने के काबिल हो गया है नारी। यार हमारे साथ काफी वीक स्टूडेंट भी जुड़े